वेलकम। आज हम बात करेंगे 1965 की जंग की। तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसका बैकग्राउंड देखेंगे जिसमें कुछ इसकी वजूहत आ जाती हैं। इसके अलावा ऑपरेशन जिब्राल्टर जो बुनियादी वजह बना 1965 की जंग की। इसके बाद मेजर इवेंट्स ऑफ वार जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एयर फोर्स एंड टैंक फोर्स कोवर्ट ऑपरेशन जो पाकिस्तान ने किए। इसके बाद कैजुअलिटीज़, सीज फायर, मिस कैलकुलेशन बाय पाकिस्तान एंड इंडिया। ठीक है, यह पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आफ्टर मैथ देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। तस्वीर में एक तरफ इंडिया ने पाकिस्तानी इलाके बरकी पर कब्ज़ा किया हुआ है और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने इंडिया के इलाके खैमकरान पर कब्ज़ा किया हुआ है। तो दोनों कंट्रीज़ ने एक दूसरे की टेरिटरीज़ पर कब्ज़ा किया, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें जब जंग ख़त्म हुई तो इंडिया को कंपैरेटिवली एडवांटेज था पाकिस्तान पर, क्योंकि इंडिया ने ज़्यादा टेरिटरी पाकिस्तान की कब्ज़े में ली हुई थी एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो ओवरऑल इसको हम आगे देखेंगे। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि 1965 की जंग बाकायदा तौर पर एक बड़ी जंग नहीं थी। जिस तरह पहले वर्ल्ड वार 1 हुई, वर्ल्ड वार 2 हुई, ये बड़ी जंगें थी जिनमें पूरे कंट्रीज़ अलायंस में थे एक दूसरे के साथ और उन्होंने फुल जंगें लड़ी। लेकिन ये कंसिस्ट ऑफ स्क्रिमिशेस कि ये छोटी छोटी जंगों पर, छोटी छोटी बैटल्स पर मुश्तमिल थी। ठीक है, इसमें जगह जगह लड़ाइयाँ हुई, जंगें हुई। मुकम्मल कंट्री पूरा पाकिस्तान और पूरा इंडिया इसमें इन्वॉल्व नहीं था। इसके अलावा बिगन आफ्टर ऑपरेशन जिब्राल्टर, इस पर हम बाकायदा तौर पर आगे बात करेंगे कि ये ऑपरेशन बुनियादी वजह था इस जंग की। इसके अलावा 17 डेज़ वार थी। अगर हम 6 सितंबर डेट लें इसके स्टार्ट होने की, तो 23 सितंबर तक 17 डेज़ बनते हैं। बेसिकली जंग तो इससे पहले भी चल रही थी, लेकिन वो कश्मीरी इलाके में चल रही थी। तो कश्मीर का इलाका जो कि कन्फ्लिक्टेड एरिया था, ठीक है, तो इस वजह से उसको इसमें नहीं लाया जाता। लेकिन 6 सितंबर को जब इंडिया ने बाकायदा तौर पर इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया और लाहौर पर अटैक किया, तो इस चीज़ को फिर डिफेंस डे के तौर पर पाकिस्तान में मनाया जाता है और यही इस जंग की तारीख़ के तौर पर आगाज़ के तौर पर लिया जाता है। इसके अलावा यूएस और यूएसएसआर इन्वॉल्व, बाद में ये इसमें इन्वॉल्व हुए और फिर ताशकंद एग्रीमेंट साइन हुआ और ये जंग ख़त्म हुई। इसके अलावा मच ऑफ द वार वाज कंसिस्ट ऑफ लैंड फोर्स। ज़्यादातर ये जंग लैंड फोर्स पर मुश्तमिल थी। इसमें एयर फोर्स और बैरी फोर्स भी शामिल थी। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से अगर देखा जाए तो एयर फोर्स काफ़ी ज़्यादा उसने किरदार अदा किया था और पाकिस्तान को कंपैरेटिवली एडवांटेज था इंडिया पर। हालांकि पाकिस्तान के पास जहाज़ कम थे एज़ कम्पेयर टू इंडिया, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान की कारकर्दगी बेहतर थी एयरफील्ड में। लेकिन ज़्यादातर ये जंग लैंड फोर्स पर मुश्तमिल थी। इसके अलावा बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान फेल्ट बेट्रायल ऑफ देयर एलाइज। पाकिस्तान और इंडिया को अमेरिका और बरतानिया असला और वेपन्स फ्राहम कर रहा था, लेकिन 1965 की जंग में दोनों कंट्रीज़ ने एम्बार्गो लगाया और किसी को असला नहीं दिया। तो इन दोनों कंट्रीज़ ने यह महसूस किया कि इन्हें धोखा दिया गया इनके वेस्टर्न अलाइज की तरफ से, क्योंकि मुश्किल में किसी ने इनका साथ नहीं दिया। ख़ास तौर पर पाकिस्तान में तो अमेरिका के ख़िलाफ़ काफ़ी ज़्यादा धोखेबाजी का इल्ज़ाम लगाया गया। इसके बाद ताशकंद एग्रीमेंट साइन किया गया और इसी ने इस जंग को ख़त्म किया। इंडिया एड अपर हैंड। जब ये एग्रीमेंट साइन हुआ तो जैसे मैं पहले बात कर चुका हूँ, इंडिया के कंपैरेटिवली बेटर पोजीशन में था, इसका अपर हैंड था एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। ये कैसे था इसको आगे देखेंगे। इसके अलावा आफ्टर द वार इंडिया स्टार्टेड क्लोज रिलेशन विद यूएसएसआर, पाकिस्तान विद चाइना। चूँकि 65 की जंग से पहले कोल्ड वार उस दौर में चल रही थी, तो इंडिया चूँकि नॉन अलाइंड मूवमेंट का में सर फहरिस्त था, तो उसने ओपनली यूएसएसआर के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं रखे हुए थे। अच्छे तो थे लेकिन ओपनली नहीं थे, क्योंकि वो नॉन अलाइंड मूवमेंट का था। लेकिन 1965 की जंग के बाद इसने ओपनली इसके साथ ताल्लुकात बेहतर करना शुरू कर दिए। ठीक है, और पाकिस्तान ने चाइना के साथ, इससे पहले पाकिस्तान के अमेरिका के साथ बेहतर थे और वही इसे असला वगैरह फ्राहम कर रहा था, लेकिन 65 में इसने चाइना के साथ ताल्लुकात अपने फर्दर मजबूत कर दिए। तो ये इसका एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन था। आइए इसको आगे देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसका बैकग्राउंड कि वो क्या बुनियादी वजूहत थी। तो आप जानते हैं कि मसला कश्मीर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात की बुनियादी वजह, ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया में जितनी भी जंगें लड़ी वो कश्मीर पर ही लड़ी। तो 1965 की जंग की बुनियादी वजह भी कश्मीरी था। इसके अलावा बॉर्डर डिस्प्यूट ओवर द रान ऑफ कच्छ। रान ऑफ कच्छ का इलाका इंडियन राजस्थान और पाकिस्तानी सिंध, इसके दरमियान में जो बॉर्डर बनता है वहाँ पर है। तो ये एक डिस्प्यूटेड एरिया था। बेसिकली पाकिस्तान कुछ टेरिटरी यहाँ पर क्लेम कर रहा था कि वो पाकिस्तान की टेरिटरी है। तो इसी को लेके इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कुछ छोटी मोटी लड़ाइयाँ हो रही थी। ठीक है, तो अप्रैल 1965 में बोथ साइड्स अटैक ईच अदर पोस्टर्स। दोनों इंडिया और पाकिस्तान ने एक दूसरे की पोस्टर्स पर अटैक किया और लेटर स्क्रिमिशेस स्टार्टेड कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ छोटी मोटी जो लड़ाइयाँ थी लैंड फोर्सेस की वो आपस में स्टार्ट होंगी। तो इसके बाद जून 1965 को ब्रिटिश जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने इसमें इंटरवेन किया और एक ट्रिब्यूनल कायम किया, जिसका फ़ैसला बाद में 1968 में आया और उसने पाकिस्तान को 350 स्क्वायर माइल्स जो ज़मीन थी वो दे दी। पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा था बेसिकली 3500 की, इतनी क्लेम कर रहा था कि वो पाकिस्तान को मिलनी चाहिए, लेकिन बाद में 350 स्क्वायर
माइल्स मिली, ठीक है। तो ये बेसिकली चूँकि 1965 में शुरू हुआ था ये मसला रान ऑफ कच्छ का, तो इसी को फर्दर ये एक सब वजहों में से एक वजह बना 1965 की जंग की। इसके अलावा 1962 की इंडो चाइना वार, 1962 में इंडिया और चाइना ने चूँकि एक वार लड़ी थी जिसमें इंडिया को शिकस्त हुई थी। तो पाकिस्तान की उस वक़्त ये थिंकिंग डेवलप हुई कि चूँकि इंडिया को ताज़ा अभी शिकस्त हुई है, तो उसकी जो आर्मी है उसका मोरल गिरा हुआ है और वो अभी इस पोजीशन में नहीं है कि नई जंग कर सके, या पाकिस्तान अगर अटैक करता है तो वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो ख़ुद को डिफेंड कर सके। लिहाजा पाकिस्तान ने ये सोचा कि ये एक वाइटल मौका है, ये एक अहम चांस है कि पाकिस्तान कश्मीर को हासिल कर सके। तो ये पाकिस्तान की थिंकिंग थी। इसके अलावा पाकिस्तान थिंकिंग अबाउट रिबिलियन बाय इन्फिल्ट्रेटर, बेसिकली ये थिंकिंग ऑपरेशन जिब्राल्टर से आई। ऑपरेशन जिब्राल्टर क्या था इसको हम अगली स्लाइड में देखते हैं, ठीक है। तो ये इसका बैकग्राउंड था। इसके बाद हम देखते हैं ऑपरेशन जिब्राल्टर जो बुनियादी वजह बना 1965 की जंग की। ये बेसिकली कोड नेम था, ठीक है, किस ऑपरेशन का, टू इन्फिल्ट्रेट जम्मू एंड कश्मीर। अब बुनियादी तौर पर ऑपरेशन जिब्राल्टर क्या था। पाकिस्तान की आर्मी ने ये मनसूबाबंदी की कि आज़ाद कश्मीर में से जो आज़ाद कश्मीरी हैं या जो आज़ादी पसंद है, जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर को आज़ाद करना चाहते हैं, उनको उन्होंने ट्रेनिंग दी, ठीक है, और बाद में उनको जम्मू एंड कश्मीर में जो इंडियन ऑक्युपाइड है वहाँ पर भेजा। तो मनसूबा ये था कि ये जब इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में जाएंगे तो वहाँ पर ये रिबेल करेंगे, वहाँ पर एक बगावत होगी जिसका साथ देंगे जो लोकल्स हैं, ठीक है। तो जब पाकिस्तान जिनको भेजेगा वो बगावत शुरू करेंगे और जो लोकल्स हैं वो इनका साथ देंगे, तो एक बड़ी बगावत होगी जिसकी वजह से इंडिया की जो गवर्नमेंट बनी हुई है या इंडिया का जो निज़ाम बना हुआ है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में वो ख़त्म हो जाएगा और इस तरह कश्मीर इंडिया से अलग होकर इंडिपेंडेंट बनेगा या वो पाकिस्तान के साथ इलाक़ करेगा। तो ऑपरेशन जिब्राल्टर का बुनियादी तौर पर यह मकसद था कि टू इन्फिल्ट्रेट जम्मू एंड कश्मीर में बाहर से पाकिस्तान की जो आर्मी है वो अपने बंदे भेजेगी, ठीक है। इसके बाद लोकल विल स्टार्ट रिबेलियन और बाद में कश्मीर अलग हो जाएगा। तो ये बुनियादी तौर पर ऑपरेशन जिब्राल्टर था। इसके बाद अगस्त 1965 को पाकिस्तान आर्मीज़ आज़ाद कश्मीर रेगुलर फोर्स, ठीक है, उन्होंने ख़ुद को एज आ लोकल ज़ाहिर किया और वो कश्मीर में दाखिल हुए। इसमें कुछ पाकिस्तान की आर्मी की रेगुलर फोर्स भी शामिल थी। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर के जो लोकल्स थे वो भी इसमें शामिल थे और वो इन सब ने एज आ लोकल ज़ाहिर किया और ये इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर दाखिल हो गए, ठीक है। अब इसका बैकग्राउंड क्या था, ऑपरेशन जिब्राल्टर क्यों किया गया था। एक वजह तो कश्मीर थी, ये मैं पहले बात कर चुका हूँ। इसके अलावा सियानो इंडिया वार 1962, ये भी मैं बात कर चुका हूँ। इसके अलावा रान ऑफ कच्छ, इसकी भी हो चुकी है। इसके अलावा बुनियादी वजह थी दिसंबर 1963 में डिसअपीयरेंस ऑफ होली रेलिक फ्रॉम हज़रत बाल श्राइन। हज़रत बाल श्राइन बेसिकली इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर एक श्राइन है। इसके अंदर ये कहा जाता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाल मुबारक है। तो 1963 में इसको चोरी कर लिया गया था। तो उसके बाद जो मुसलमानों की फीलिंग्स थी वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुई थी। तो पाकिस्तान की आर्मी ने इस चीज़ को भी मुनासिब समझा कि चूँकि वहाँ के जो मुसलमान हैं वो अभी मुतहरिक हैं, काफ़ी डिसअपॉइंटेड हैं, लिहाजा जब वहाँ पर एक रिबेलियन शुरू होगी तो वो इसका भरपूर साथ देंगे। तो इस तरह ये सारी चीज़ें ऑपरेशन जिब्राल्टर के बैकग्राउंड में आती हैं और जब ऑपरेशन जिब्राल्टर होता है तो फिर बाकायदा तौर पर वार शुरू हो जाती है। इसके अलावा इंडिया क्लेम करता है कि पाकिस्तान ने तकरीबन 30,000 से 40,000 इन्फिल्ट्रेटर वो भेजे इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर, जबकि पाकिस्तान ये दावा करता है कि उसने सिर्फ 5,000 से 7,000 जो थे वो भेजे। बुनियादी तौर पर इन्हें मुकामी लोग बनाकर भेजा गया, जिस तरह इंडियन ऑक्युपाइड के मुकामी लोग थे, लोकल थे, उन्हें उन्हीं ड्रेस में वही उसी तरह का बनाकर भेजा गया और इन्होंने वहीं जाकर एक रिबेल करना था कि बाद में वहाँ के जो लोकल थे वो इसमें शामिल होते और एक बड़ी बगावत होती और बाद में कश्मीर अलग हो जाता। लेकिन हुआ है बाद में ऐसा कुछ भी नहीं। अब इसके काजेज़ ऑफ फेलियर क्या थे कि आर्मी वाज डिवाइडेड। कि पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की आर्मी ही इस ऑपरेशन के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिवाइडेड थी। किसी को ये एतमाद नहीं था कि ये ऑपरेशन कामयाब होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो डिवाइडेड थी, कुछ कहते थे ठीक है, कुछ कहते थे नहीं ठीक। इसके अलावा मैनी साइड फेलियर फ्रॉम द वेरी ऑनसेट, ठीक है। तो ये आप समझ चुके हैं कि कुछ का ख्याल था कि ये शुरू से ही बिल्कुल फॉल्ट ऑपरेशन है। इसके अलावा ऑपरेशन जिब्राल्टर का बुनियादी मकसद था टू मोबिलाइज कश्मीरीज विच डिड नॉट हैपन, ठीक है। तो जारी बात है कि ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू इस वजह से किया गया था कि जो पाकिस्तान अपने बंदे भेजेगा इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर तो वो वहाँ पर जाकर एक रिबेलियन करेंगे और बाद में कश्मीरी उसका साथ देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ और ये भी कहा जाता है कि जो मुकामी लोग थे, मुकामी कश्मीरी थे, उन्हीं ने जो इंडिया की आर्मी थी उनको इन्फॉर्म किया इन इन्फिल्ट्रेटर के बारे में और बाद में इंडिया की जो आर्मी थी उन्होंने इनको पकड़ा और इस तरह फिर बाकायदा तौर पर जंग शुरू हुई। तो ये था ऑपरेशन जिब्राल्टर, जिसके अब इस ऑपरेशन जिब्राल्टर के रिस्पॉन्स में इंडिया ने जो रिस्पॉन्ड किया उसके बाद से फिर बाकायदा तौर पर जंग शुरू होती है।
इसके बाद आता है मेजर इवेंट्स ऑफ 1965 वार, जो काफ़ी अहम भी है। तो इसमें सबसे पहले आता है कि 5 अगस्त 1965 को पाकिस्तानी जो इन्फिल्ट्रेट थे ड्रेस्टिन लोकल्स वो कश्मीर में दाखिल हुए और जो इन्हें टैक्स दिया गया था वो उन्होंने शुरू किया। इसके अलावा पाकिस्तान मेड प्रोग्रेस इन टिटवल, यूरी एंड पूंछ, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के दरमियान जो बॉर्डर है, जिसे उस वक्त सीज़ फायर लाइन भी बोलते थे, उसमें ये इलाके हैं। तो पाकिस्तान ने इसमें एडवांस किया। इसके अलावा इंडिया कैप्चर हाजी पीर पास, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर है। तो पाकिस्तान ने इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर कुछ इलाके कैप्चर किए, तो इंडिया ने जवाब में पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर जो इलाके थे उसको कैप्चर किया। इसके बाद 1 सितंबर 1965 को पाकिस्तान लॉन्च ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम टू कैप्चर अखनूर। तो 1965 की जंग में ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और यह भी कहा जाता है कि यह टर्निंग पॉइंट था 1965 की जंग में। इस ऑपरेशन का बुनियादी मकसद टू कैप्चर अखनूर था। अखनूर जिसे इंडियन कश्मीर की जुगुलर वेन भी बोला जाता है। इसके बगैर इंडिया कभी भी कश्मीर को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो इसी को कैप्चर करने के लिए ये ऑपरेशन शुरू किया गया था, लेकिन बाद में ये फेल हुआ और इसकी वजह से अयूब खान को भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है। जनरल अख्तर हुसैन इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे और उन्हें बहुत ज़्यादा कामयाबी मिल रही थी और ऐसा भी लग रहा था कि वो अखनूर को कैप्चर कर लेंगे और इस तरह पाकिस्तान कामयाब होगा कश्मीर को हासिल करने में। लेकिन अयूब खान ने जनरल अख्तर हुसैन को चेंज किया, उसे रिप्लेस कर दिया यहिया खान के साथ और इस दौरान तकरीबन 1 दिन का टाइम लगा। तो ये ऑपरेशन अगर जनरल अख्तर हुसैन जारी रखते और अखनूर को कैप्चर कर लेते तो इस वक्त कश्मीर के हालात बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होते। इसके अलावा पाकिस्तान ने शुरू में हाई हिल्स इन कारगिल ये भी कैप्चर कर ली थी, ठीक है। तो शुरू में पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा कामयाबियाँ मिली, लेकिन बाद में जब इंडिया ने काउंटर अटैक किया तो फिर पाकिस्तान को कुछ फेलियर हुए। इसकी बुनियादी वजह क्या थी कि इंडियन अटैक ऑन साउथ पाकिस्तान। अब जैसे मैंने पहले बताया कि पाकिस्तान को शुरू में तो बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ मिल रही थी। इसकी बुनियादी वजह यही थी कि पाकिस्तान की जो स्ट्रॉन्ग आर्मी थी वो कश्मीरी इलाके में थी सारी की सारी। लेकिन जब इंडिया ने साउथ पाकिस्तान पर अटैक किया, मसलन पंजाब लाहौर में अटैक किया, इसके अलावा सिंध के इलाके में अटैक किया, तो फिर पाकिस्तान की जो कश्मीर में आर्मी इकट्ठी थी वो फिर डिवाइड होना शुरू हुई और कुछ पंजाब को डिफेंड करने, सिंध को डिफेंड करने, लाहौर को डिफेंड करे, इस तरह फिर वो डिवाइड होती गई। तो इन ऑपरेशन के फेलियर की एक बुनियादी वजह यह भी थी कि इंडिया ने अटैक किया साउथ पाकिस्तान पर। अब यहाँ पर एक पॉइंट ये आता है कि इंडिया ने बेसिकली ये अटैक किया था 6 सितंबर 1965 को, जिसे पाकिस्तान में डिफेंस डे भी बोला जाता है। अब पाकिस्तान में इसे डिफेंस डे क्यों बोला जाता है? बेसिकली पाकिस्तान ने पहले अटैक किया था 1965 की जंग को पाकिस्तान ने शुरू किया था, लेकिन 6 सितंबर को डिफेंस डे पाकिस्तान में बोला जाता है। तो बेसिकली पाकिस्तान ने ये सारी चीज़ें कश्मीर के अंदर शुरू की थी। कश्मीर चूँकि एक कन्फ्लिक्टेड एरिया है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो कोई इंटरनेशनल टेरिटरी थी इंडिया की कि पाकिस्तान ने इंडिया पर अटैक किया हो, ठीक है। तो लेकिन 6 सितंबर को पहली दफ़ा इंडिया ने 1965 की जंग में इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया और इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक किया बाकायदा तौर पर, जब उसने जो इंटरनेशनल बॉर्डर था वो क्रॉस किया और लाहौर पर अटैक किया। तो इसलिए 6 सितंबर को डिफेंस डे बोला जाता है। तो इंडिया रीच्ड नियर लाहौर, इंडिया लाहौर के करीब पहुंचा और ये भी कहा जाता है कि उनका मानना था कि वो लाहौर जाकर नाश्ता करेंगे, लेकिन पाकिस्तान ने काउंटर अटैक किया जो बहुत ज़्यादा कामयाब था। और हम अपने सिलेबस में जितना भी पढ़ते हैं वो बेसिकली इसी काउंटर अटैक के बारे में पढ़ते हैं और इस सिलसिले में काफ़ी ज़्यादा दास्तानें भी मशहूर हैं, ठीक है, वो आप बेहतर जानते हैं। इसके अलावा जब इंडिया ने पाकिस्तान ने काउंटर अटैक किया लाहौर पर अटैक के जवाब में, तो पाकिस्तान ने कैप्चर खेमकरन, ये इंडिया का एक इलाका है, ठीक है, कसूर के साथ बनता है, तो ये पाकिस्तान ने कैप्चर कर लिया। इसके बाद आफ्टर 10 सितंबर इंडिया काउंटर, ठीक है। तो जब पहले इंडियन फोर्सेस लाहौर के करीब आई, फिर पाकिस्तान ने काउंटर अटैक किया और खेमकरन को कैप्चर किया। इसके जवाब में इंडिया ने दोबारा फिर से काउंटर अटैक किया और इसमें पाकिस्तान को नुकसान हुआ। पाकिस्तान के तकरीबन 97 टैंक्स इसमें ज़ाया हुए और इंडिया के 32। तो ये जंग काफ़ी ज़्यादा, इस पॉइंट पर यह लड़ाई काफ़ी ज़्यादा अरूज पर थी। इसके बाद 10 सितंबर को मुनाबाव फेल टू पाकिस्तान हैंड्स, ये सिंध के जो सिंध के अपोजिट इलाके हैं इंडिया में, वहाँ पर ये एक इलाका है, ये पाकिस्तान ने अपने कब्ज़े में लिया। इसके अलावा 9 सितंबर इंडिया एडवांस्ड सियालकोट, ठीक है, इंडिया सियालकोट की तरफ बढ़ा। इस पर पाकिस्तान ने काउंटर अटैक किया और इंडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तकरीबन 100 टैंक्स इंडिया के जो थे वो इंडिया ने लॉस किए इस काउंटर अटैक में। इसके बाद सितंबर 8 हॉस्पिटैलिटीज़ एट राजस्थान जो पाकिस्तानी सिंध के अपोजिट का इलाका है, वहाँ पर ये मसले शुरू हुए। इसमें हुर मिलिटिया जो पाकिस्तान के सराई इलाके में जो लोग रहते थे, इसके अलावा पाकिस्तान की जो सराई फ़ौज थी, इसके अलावा पीर ऑफ पगाड़ू के जो फॉलोवर्स थे, ये बेसिकली इंडियन फोर्सेस के साथ इन्होंने लड़ाई की, इन्होंने जंग की और इंडियन फोर्सेस को यहाँ पर बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई थी, उनकी बहुत ज़्यादा मौत हुई थी। इसके अलावा बोथ साइड्स कैप्चर्ड ईच अदर टेरिटरीज़, पाकिस्तान ने भी
इंडिया की कुछ टेरिटरी कब्ज़े में ले रखी थी और इंडिया ने भी पाकिस्तान की कुछ टेरिटरी कब्ज़े में ले रखी थी, लेकिन कंपैरेटिवली इंडिया ने ज़्यादा टेरिटरी कब्ज़े में ले रखी थी। इसके अलावा अगर हम एयरफोर्स की बात करें तो पाकिस्तान की एयरफोर्स बहुत ज़्यादा मौसर थी, बहुत ज़्यादा कामयाब थी। और लेकिन अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो ये 5-1 की रेशो थी। पाकिस्तान के पास तकरीबन 1 था और इंडिया के पास 5, मतलब ये रेशो बनती है। तो इंडिया के पास ज़्यादा हथियार थे, पाकिस्तान के पास कम थे। लेकिन इस जंग में तो पाकिस्तान ने इंडिया के तकरीबन 60 से 75 जो हथियार थे वो गिराए और पाकिस्तान के सिर्फ 20 ज़ाया हुए। तो इस चीज़ से आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की एयर क्वालिटी कितनी ज़्यादा कामयाब थी। इसके अलावा मोहम्मद महमूद आलम, इसका रिकॉर्ड काफ़ी फेमस है कि इसने 1 मिनट में 5 इंडियन हथियारें मार गिराए थे। इसके अलावा टैंक फोर्स की बात करें तो पाकिस्तान ने तकरीबन 200 से 300 टैंक्स अपने ज़ाया किए और इंडिया के तकरीबन 150 से 190 ज़ाया हुए। तो टैंक्स की जंग में इंडिया आगे था और हथियारों की जंग में पाकिस्तान आगे था। और लैंड फोर्स की हम आगे बात करेंगे। इसके अलावा इसमें एक चीज़ आती है कोवर्ट ऑपरेशन। 1965 की जंग में पाकिस्तान ने कुछ कोवर्ट ऑपरेशन किया जिसे सीक्रेट ऑपरेशन भी बोला जाता है। इसमें पाकिस्तान आर्मी डिड सम कोवर्ट ऑपरेशन। सितंबर 7, 1965 इस दिन पाकिस्तान के जो स्पेशल सर्विस ग्रुप था, SSG कमांडो जिसे बोलते हैं, उसने तकरीबन 135 जो कमांडोज थे वो इंडियन इलाके में पैराशूटेड हुए, उन्होंने लैंड किया। वो कौन से इलाके थे? हलवारा, पठानकोट और आदमपुर। लेकिन ये कोवर्ट ऑपरेशन बहुत ज़्यादा फेल हुए, नाकाम हुए, क्योंकि 135 जो लैंड हुए थे उसमें से सिर्फ 22 जो थे कमांडो वो वापस पाकिस्तान आए, 93 जो थे वो कैप्चर कर लिए गए और 20 मारे गए। तो कोवर्ट ऑपरेशन पाकिस्तान ने जो किया वो काफ़ी हद तक नाकाम था। इसके बाद हम बात करते हैं कैजुअलिटीज़ की, लॉसेस की और सीज़ फायर की। तो दोनों साइड्स ने एक दूसरे का जो रकबा था, टेरिटरी थी, वो अपने कब्ज़े में ले रखी थी। पाकिस्तान ने तकरीबन 550 किलोमीटर स्क्वायर इंडिया का रकबा और इंडिया ने तकरीबन 1920 किलोमीटर स्क्वायर पाकिस्तानी रकबा अपने कब्ज़े में ले रखा था। तो यहाँ से ज़ाहिर होता है कि इंडिया ने ज़्यादा रकबा पाकिस्तान का कब्ज़े में ले रखा था। इसके अलावा अगर कैजुअलिटीज़ की बात करें तो पाकिस्तान ने तकरीबन 3800 जो फ़ौजी थे वो शहीद हुए और इंडिया की तरफ से तकरीबन 3000 जो फ़ौजी थे वो मारे गए। इसके अलावा इंडिया पोजेस्ड लैंड इन कश्मीर के इलाके में, इसके अलावा सियालकोट के इलाके में और लाहौर का जो इलाका है, ठीक है, यहाँ पर जो इंडिया ने जो इलाके कैप्चर किए हुए थे वो ये वाले थे। इसके अलावा पाकिस्तान ने जो लैंड पोजेस की इंडिया में वो डेजर्ट एरिया था अपोजिट टू सिंध, ठीक है, जिसमें मुन्ना बाव का एरिया आता है। इसके अलावा अगर हम लाहौर के अपोजिट की बात करें तो खेमकरन का एरिया आता है। तो पाकिस्तान ने कम लैंड एक तो प्रोसेस की, इसके अलावा जो पोजेस की वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थी स्ट्रेटजिकली, लेकिन इंडिया ने जो पोजेस की वो कश्मीरी में, सियालकोट में, लाहौर में, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो लैंड्स थी वो पोजेस की। तो यहाँ पर इंडिया कंपैरेटिवली एडवांटेज में था। इसके बाद निगोशिएशन इन ताशकंद, अब का जो उज़्बेकिस्तान है, उस वक़्त ये USSR का पार्ट था। तो यहाँ पर ये निगोशिएशन शुरू हुई। शास्त्री उस वक़्त इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, अयूब खान उस वक़्त पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे। तो ये दोनों उज़्बेकिस्तान ताशकंद पहुँचे और वहाँ पर नेगोशिएशन शुरू हुई और वहाँ पर ये फ़ैसला पाया, ठीक है, जिसे ताशकंद एग्रीमेंट भी बोला जाता है, कि प्री अगस्त लाइन के, चूँकि ये अगस्त में शुरू हुआ था ये सारा काम, ये सारी जंग ऑपरेशन जिब्राल्टर, तो उस ऑपरेशन से पहले जो बाउंड्रीज़ थी वो पूरी करने का कहा गया टिल 25 फरवरी 1996 कि 25 फरवरी 1966 से पहले और अगस्त 1965 से पहले जो पाकिस्तान और इंडिया की बाउंड्री थी वही इंटरनेशनल बाउंड्री होगी। तो इंडिया ने जो इलाके पाकिस्तान के कब्ज़े में लिए और पाकिस्तान ने जो इंडिया के इलाके कब्ज़े में लिए वो सारे इन्होंने एक दूसरे को वापस करने थे। इसके अलावा प्रिजनर ऑफ वार एक दूसरे को वापस करने थे और प्री अगस्त जो लाइन थी वही आइंदा से इंटरनेशनल बॉर्डर होंगी। तो ये ताशकंद एग्रीमेंट में साइन किया गया। लाल बहादुर शास्त्री इस एग्रीमेंट को साइन करने के बाद वहीं पर रशिया में ही इनका इंतकाल हो गया था और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा इंडिया के अंदर कॉन्स्पिरेंसी थ्योरीज भी हैं। इसके अलावा 22 सितंबर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक रेजोल्यूशन पास की, कॉल फॉर सीज़ फायर, और 23 सितंबर को ये वार इस तरह ख़त्म हुई कि सीज़ फायर कायम हुआ। इसके अलावा पहले ये ताशकंद एग्रीमेंट भी साइन हो चुका था। तो इस तरह ये वार बेसिकली 23 सितंबर को ख़त्म हुई। पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि 6 सितंबर को ये शुरू हुई क्योंकि इंडिया ने पहली दफ़ा जो इंटरनेशनल बॉर्डर था वो 6 सितंबर को क्रॉस किया, जबकि पाकिस्तान ने जब कश्मीर के अंदर इन्फिल्ट्रेशन शुरू की तो वो बेसिकली कन्फ्लिक्टेड एरिया था, वो इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। तो ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान ने इंडिया पर अटैक किया, बेसिकली पाकिस्तान ने कश्मीरियों को लिबरेट करवाने के लिए कुछ इन्फिल्ट्रेशन की। तो इस तरह से ये कुछ कहानियाँ, ठीक है। इसके अलावा आगे इसको देखते हैं।
इसके बाद आता है मिसकैलकुलेशन बाय पाकिस्तान एंड इंडिया। ठीक है, तो इसमें इंडिया ने क्या मिसकैलकुलेट किया। सबसे पहला तो ये था कि मिलिट्री इंटेलिजेंस थी, उसने कोई वार्निंग ना दी कि पाकिस्तान इन्वेड करने वाला है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था कि पाकिस्तान इन्वेजन करने वाला है और दूसरी तरफ उसको पता नहीं है, तो इसने इस बात की कोई वार्निंग ना दी। दूसरे नंबर पर लाल बहादुर शास्त्री, जब ताशकंद एग्रीमेंट साइन होने वाला था उससे पहले शास्त्री ने उसका जो जनरल था इंडिया में उससे ये सवाल किया कि क्या इंडिया को ये साइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या इंडिया स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है या वीक पोजीशन में है। तो उस वक्त जनरल को ज़्यादा मालूमात नहीं थी, ठीक है, तो उसने कहा कि साइन कर देना चाहिए, चूँकि अगर उसको ये मालूम होता कि इंडिया ने उस वक्त सिर्फ 14% जो टोटल वेपन्स एंड टोटल असला इंडिया का वो यूज़ किया। इसके अलावा इंडिया के पास ट्वाइस द नंबर ऑफ़ टैंक्स देन पाकिस्तान के पास जितने टैंक्स हैं उससे डबल इंडिया के पास हैं, और पाकिस्तान उस वक्त तकरीबन 80% अपना सारा असला वेपन्स और अम्यूनेशन जो है वो यूज़ कर चुका है। तो मैं भी ये ताशकंद एग्रीमेंट शास्त्री साइन ना करता, लेकिन इंडिया ने इस चीज़ को मिसकैलकुलेट किया। उसको पता नहीं था कि उसने सिर्फ 14% अम्यूनेशन और पाकिस्तान ने 80% अपनी अम्यूनेशन यूज़ कर चुका है। इसके अलावा इंडिया के पास डबल टैंक है, तो मैं भी ये एग्रीमेंट साइन ना होता। इसके अलावा लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन आर्मी, ये मिसकैलकुलेशन थी। इसके अलावा अगर हम पाकिस्तानी साइड पर देखें तो बहुत ज़्यादा चीज़ें मिसकैलकुलेट हुई। सबसे पहले नंबर पर तो अनएबल टू मोबिलाइज कश्मीरीज़, ये ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू इस वजह से हुआ था कि कश्मीरियों को मोबिलाइज़ किया जाएगा और एक इंसर्जेंसी होगी और इस तरह कश्मीर अलहदा हो जाएगा। तो ये चूँकि अचीव ना हो सका और इसी वजह से ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान को 1965 की जंग में डिफ़ीट हुई, क्योंकि जिस मकसद के लिए पाकिस्तान ने इसको शुरू किया वो मकसद अचीव नहीं हुआ। इसके अलावा नो थाट ऑफ अटैक ऑन साउथ पाकिस्तान, के कश्मीर के पाकिस्तान ने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया कि इंडिया इसको साउथ पाकिस्तान पर अटैक करेगा, मसलन इंडिया लाहौर पर अटैक करेगा या सिंध के इलाके में, यह पाकिस्तान ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया, बल्कि यही कहा कि कश्मीर में जंग है तो ये यहीं पर रहेगी। इसके अलावा ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम, जैसे मैं पहले बात कर चुका हूँ, टू कैप्चर अखनूर, ये एक टर्निंग पॉइंट था 1965 की जंग में, कि जब मेजर जनरल अख्तर हुसैन अखनूर को कैप्चर करने ही वाले थे कि अयूब खान ने इसे रिप्लेस कर दिया याह्या खान के साथ। इस दौरान तकरीबन एक दिन का टाइम लगा और इसी एक दिन में इंडिया ने रीग्रुप हुए, दोबारा से उन्होंने अपनी फोर्सेस यकजा की और इस तरह पाकिस्तान को फिर बाद में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। तो अयूब खान को ब्लेम किया जाता है, इसके बारे में आप अलग से ज़रूर सर्च कीजिए। इंडिया का ये कहना है कि दी एनिमी केम टू आवर रेस्क्यू, कि एनिमी खुद हमारा रेस्क्यू के लिए आया। तो ये कुछ मिसकैलकुलेशन थी जो इंडिया और पाकिस्तान ने की। इसके बाद हम देखते हैं कि 1965 की जंग की आफ्टरमैथ क्या थे। तो इसमें जैसे मैं पहले बात कर चुका हूँ कि अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ये पाकिस्तान और इंडिया को असला फराहम करने के बुनियादी कंट्रीज़ थे। तो इन्होंने 1965 की जंग में पाकिस्तान को और इंडिया को असला नहीं दिया। तो इस तरह पाकिस्तान और इंडिया साइड बेट्रॉयल कि इनकी जो वेस्टर्न पावर्स हैं इन्होंने इंडिया और पाकिस्तान को धोखा दिया है। तो इस वजह से इंडिया ने USSR के साथ ताल्लुकात मजबूत कर दिए और पाकिस्तान ने चाइना के साथ। इसके अलावा देयर वाज नो इंसर्जेंसी इन कश्मीर, ठीक है, ये एक आफ्टर मैथ था और काफ़ी बिटर था पाकिस्तान में कि शुरू ही जंग इसलिए हुई थी कि इंसर्जेंसी होगी, लेकिन वो ना हुई, ठीक है। इसके अलावा इफ़ द वार कंटिन्यूड इंडिया वुड हैव विन इट, कि अगर ये वार चलती रहती, ताशकंद एग्रीमेंट साइन ना होता, तो मैं भी इंडिया इस वार को डिसाइसिवली वॉन कर लेता। इसके अलावा इंडिया एस्टेब्लिश्ड रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग फॉर एस्पियोनेज एंड इंटेलिजेंस। इसके अलावा क्लोज रिलेशन विद USSR, ठीक है, ये बात हो चुकी है। इसके अलावा 1966 से 1967 तक 80% ऑफ इंडियाज़ वेपन्स वार फ्रॉम USSR, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 1967 से 1977 तक 80% ये एक बहुत बड़ी अमाउंट बनती है, ये सारी USSR से थी। डिफेंस डे क्यों बोला जाता है, इसकी वजह मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पहली दफ़ा 1965 की जंग में इंडिया ने इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस किया और चूँकि पाकिस्तान ने उसको डिफेंड किया अच्छी तरह से, लिहाजा इसे डिफेंस डे बोला जाता है। इसके अलावा मिथ ऑफ विक्ट्री टू कवर मिलिट्री एंड अयूब रिजम, पाकिस्तान में ये चीज़ें फैलाई गई कि पाकिस्तान इस जंग को वॉन कर चुका है, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं थी, ठीक है। ये एक बिटर रियलिटी है जो हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। टू कवर मिलिट्री एंड अयूब रिजम, ये इसकी वजह बताई जाती है कि मिलिट्री को और अयूब रिजम को कवर करने के लिए ये मिथ ऑफ विक्ट्री पाकिस्तान में फैलाई गई। इसके अलावा मैंने पाकिस्तान क्लेम दैट पाकिस्तान हैज़ लॉस्ट द वार, पाकिस्तान ये जंग को हार चुका है। कैसे आ रहा है इस पर मैं आपको आगे बताता हूँ। इसके अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स वाज फेस्ड, ये पहले भी बात हो चुकी है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स 1965 की जंग में काफ़ी ज़्यादा उससे डिसाइसिव एडवांटेज था इंडिया पर, और चूँकि पाकिस्तान के पास जहाज़ भी थोड़े थे, इंडिया के पास ज़्यादा थे, लेकिन बाद में पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा इसमें फ़ैसला कुन किरदार अदा किया। इसके अलावा पाकिस्तान नॉट एबल टू कैप्चर कश्मीर, चूँकि यही मकसद था, पहले भी बार बार बात हो चुकी है, लेकिन कामयाब ना हुआ। इसके अलावा 1966 से 1964 तक पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट था वो
4.8% टू 9.86% ऑफ GDP यहाँ तक इंक्रीज़ कर गया। इसके अलावा 1970 से 1971 तक जो 55.6% था गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वो मिलिट्री पर जाता। इसके अलावा ईस्ट पाकिस्तान वाज नॉट हैप्पी, ठीक है, जो मशरक़ी पाकिस्तान था वो खुश नहीं था क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान को सिक्योर करने के लिए कोई इनफ फोर्स नहीं थी। इसके अलावा लार्ज मनी फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट पाकिस्तान टू फाइनेंस द वार, ईस्ट पाकिस्तान से वेस्ट पाकिस्तान में जो बड़ी अमाउंट थी वो जंग को फाइनेंस करने के लिए आती, जिसकी वजह से ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से ज़्यादा खुश नहीं था। ओवरऑल अगर हम इसकी कंक्लूजन निकालें तो वो यही बनती है कि जब जंग ख़त्म हुई तो इंडिया बेहतर पोजीशन में था एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। उसने पाकिस्तान का ज़्यादा रकबा कब्ज़े में लिया हुआ था। इसके अलावा इंडिया के 3000 बने, पाकिस्तान के 3800 शहीद हुए, तो इस तरह इंडिया को एडवांटेज हासिल था। इसके अलावा अगर ये जंग चलती रहती तो मे भी इंडिया फ़ैसला कुन इस जंग में बर्तरी हासिल कर लेता। पाकिस्तान के बारे में ये कह सकते हैं कि चूँकि इंडिया ने 6 सितंबर को लाहौर पर अटैक किया, चूँकि जंग जब भी होती है तो उसका फ़ैसला इस बात से किया जाता है कि वो जंग जिस वजह से शुरू की गई क्या वो मकसद अचीव हुआ या नहीं हुआ। तो पाकिस्तान ने इस जंग को शुरू किया था कश्मीर को हासिल करने के लिए और या वहाँ पर इंसर्जेंसी करने के लिए, तो इसमें से कुछ भी हासिल ना हुआ। लिहाजा ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान इस जंग का विक्टोरियस नहीं था। इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक किया इस मकसद के लिए, जिस तरह उन्होंने कहा था कि हम लाहौर जाकर नाश्ता करेंगे या लाहौर को कैप्चर करेंगे, तो वो पाकिस्तान ने बेहतरीन तरीके से उसको डिफेंड किया और ज़बरदस्त इसकी मिसालें मिलती हैं हमें पाकिस्तान में। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि इंडिया ने इस वार को विन नहीं किया। ये तो मतलब एक हल्का सा इसका एक एनालिसिस है। ओवरऑल अगर हम देखें तो इंडिया बेहतर पोजीशन में था और पाकिस्तान में एक मिथ ऑफ विक्ट्री ये कायम की गई। तो ये थी 1965 की जंग। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसके बारे में पता चला होगा। वीडियो देखने का शुक्रिया।